जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? बढ़िया। यस सर, हम सब अच्छे हैं। आप बताएं कैसे हैं? जी सर। फैंटेस्टिक एज एवर। लास्ट क्लास में हम कहाँ तक आ गए थे भाई? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 117, मतलब 117 तक हम शायद देख चुके, या अभी 117 बाकी है? 117 हो गया था, है ना? क्यों नो? जी सर। जी सर, हो गया था। हाँ, तो व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति किस धारा में बताई गई है फिरोज? इस चैप्टर में व्यक्तिगत हाँ, सेक्शन 115 में बताई गई है। बहुत बढ़िया। और ऐसी इतला के बारे में जांच कहाँ होती है? कल्पना चौहान, जो इतला मजिस्ट्रेट को मिलती है कि ये व्यक्ति इस प्रकार का दुराचारी है कि इससे सेक्शन 116 में जांच की जाती है। और अधिकतर मामलों में मैंने ये भी बताया था कि इस तरह के मामले अक्सर जांच में ही निपट जाते हैं। बहुत रेयर केस है कि जिनमें 117 का आदेश दिया जाता हो, और नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो 6 महीने जांच वाला 116 की प्रक्रिया में मामला चलता है, और 6 महीने के अंदर अंदर जो है हम अक्सर यही कहते हैं कि भाई 117 की कार्रवाई हुई है तो 6 महीने में निपट जाएगी। तो ये 6 महीने में निपटने वाली जो व्यवस्था है, ये 116 की जांच के ही बारे में हम बात करते हैं। ये जांच की स्टेज है 116 वाली। और जांच में यदि ये पाया जाता है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति से सदाचार का मुचलका भरवाना चाहिए, शांति भंग ना करे ऐसा मुचलका लेना चाहिए, तो 117 में आदेश ऑनरेबल मजिस्ट्रेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब 118 कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, ठीक है? ये कह रहा है कि इफ़ ऑन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116 में हमने इंक्वायरी पढ़ी है, प्रवेश भाटी, है ना? और ये कह रहा कि इट इज़ नॉट प्रूव्ड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर एज द केस में बी दैट द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom the inquiry is made should execute a bond. The magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purposes of the inquiry, shall release him, or if such person is not custody, shall discharge him. समझे? तो 118 कह रहा है कि उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इतला दी गई है। इतला कहाँ मिली थी मजिस्ट्रेट को? इतला पीछे विपिन 116 में तो जांच हुई थी कल्पना, 116 में तो जांच हुई थी। इतला जो है वो विभिन्न सेक्शन हम पढ़ के आए हैं, 107, 108, 109, 110 इस प्रकार के सेक्शन थे ना वो, जहाँ जी सर जी। हाँ, तो वो वाली इतला है ये। हाँ सर। और ये कह रहा है कि यदि धारा 116 के अधीन जांच पर यह साबित नहीं होता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है बंद पत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के लिए ही अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा, अथवा यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा। 118 में अगर ये नहीं पाया जाता कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जांच, मान लीजिए उसके खिलाफ नहीं गई, उसके पक्ष में जांच आ गई, मतलब कि मजिस्ट्रेट ने 116 की जांच में ये पाया कि भाई ये जो इत्तला मिली थी ये इत्तला तो झूठी थी, इस व्यक्ति को तंग व परेशान करने की नीयत से इस प्रकार की कोई इत्तला बनाई गई थी, दी गई थी, तो वहाँ 118 में वो उसको उन्मोचित कर देगा। और यदि वो कस्टडी में है, कस्टडी में क्यों जाएगा वो एनू? पीछे हमने ये बताया था कि उसको कहा जाएगा कि आप जांच जब तक पेंडिंग है तब तक के लिए मुचलका भर दीजिए। हाँ, मुचलका भर दीजिए, जमानती दे दीजिए। यदि वो मुचलका नहीं भरता, जमानती नहीं भरता, तो वैसी अवस्था में उसको मजिस्ट्रेट अभिरक्षा में भेज सकते हैं, और यदि उसने बेल दे दी तो फिर वो बाहर रहेंगे जांच के दौरान, ठीक है?
और फिर ऐसी अवस्था में यदि जांच के दौरान वो जेल के अंदर हैं तो उसको अभिरक्षा से बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और अभिरक्षा में नहीं है तो फिर उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा कि भाई आपके विरुद्ध जो है ऐसा कोई चार्ज नहीं बना, तो आपको उसको कहते हैं डिस्चार्ज करना। ठीक है ना। एक तरह से ये जो 116 की कार्रवाई है, ये इस बात की जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में उस पर इस प्रकार का आरोप तय किया जाना चाहिए कि भाई वो परिशांति भंग ना करने का क्या भरे, बॉन्ड भरे, मुचलका भरे, पीबी भरे, है ना। और 119 कह रहा कि कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। तो 119 कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom an order requiring security is made under section 106 और section 117। देखिए 106 में तो अलग प्रकार की, 106 बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ। 106 में तो जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई सजा याफ्ता हो गया तो उस व्यक्ति को सदाचार की वो बॉन्ड देने के लिए कहा जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो 106 की अवस्था में 116 की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। 116 की कार्रवाई जो है 106 के बाद जो धाराओं में सूचना प्राप्त हो रही है, तो 106 को तो आप एक अलग हिसाब में रखिए। इसीलिए 119 कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom an order requiring security is made under section 106 और section 117। तो 106 में अलग प्रकार का ऑर्डर है, उसके 106 में 116 की कार्रवाई नहीं चलती। 116 की कार्रवाई क्यों नहीं चलती कि उसके खिलाफ तो पहले ही कोर्ट ने एक सुनवाई करने के बाद उसे सज़ा दी है। ठीक है, तो वहाँ 116 की कार्रवाई की आवश्यकता 106 में नहीं है। 106 डिफरेंट सेक्शन है और 107 से लेके 117, 107, 117 की कार्रवाई नॉर्मली हम कहते हैं आम बोलचाल में। क्यों फिरोज? जी सर। 107-17 की कार्रवाई से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 107 से शुरुआत हो जाती है और डिफरेंट फिर प्रक्रियाएं हैं। और 116 में जांच होने के बाद यदि ये पाया जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा मामला बनता है तो 117 में फिर उसे आदेश दिया जाता है कि आप क्या करें, मुचलका भरें और जमानती दें। 119 कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट टू whom an order requiring security is made under section 106 or section 117 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। और नंबर 2 कह रहा है कि in other cases such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for sufficient reason fixes a later date। तो 119 ये कह रहा है कि वो अवधि क्या होगी, उस अवधि की गणना कैसे की जाएगी। तो उसके बारे में 119 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडादेश है या दंडादेश भुगत रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है ऐसा दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी। क्या समझ आया? जी 119 कुछ समझ पड़ा कल्पना? परवेश भाटी, भाई मेरी आवाज़ तो आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ, तो 119 क्या समझ आ रहा है? 119 क्या कह रहा है? सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ऐसा आदेश दिए जाने के समय मतलब 106 117 के अधीन जो आदेश दिया गया उसमें दंडादेश है या दंड भुगत रहा है। फिर सर उसके बाद में जो जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई ऐसा दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ, ये नहीं समझ में आया। देखिए अवसान क्या होता है? अवसान किसे कहते हैं? समाप्त होने पर। ठीक है,
दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडाधिष्ट है। मतलब कोई व्यक्ति कारावास में है, ठीक है, या दंडादेश भुगत रहा है या कोई दंडादेश भुगत रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसा दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी। तो उसको वो मुचलका जो भरा जाएगा, वो उसका जो दंडादेश है उसे भुगतने के बाद उसका कार्यकाल शुरू होगा। समझे अनु? मतलब सर 106 में जो उसे आदेश दिया, दंड दिया गया, उसके भुगतने के पश्चात ये मतलब बंद पत्र जो वो होगा। जी नहीं, 106 में तो वो उसको सजा याफ्ता कर दिया ना, तो सजा काटने के बाद उसको कहेंगे ना कि भाई सजा, भाई समाज में तो वो सजा काट के ही आएगा। जी भाई दो परिस्थितियां हैं, या तो वो सजा काटेगा या वो अपील में चला जाएगा। अपील में यदि उसके दंडादेश पर रोक लगा दी गई किसी न्यायालय के द्वारा, तो फिर वो उसको वेट कराएंगे। ये तभी है कि जब वो बाहर आ जाए निकल के, तब उसको समझ आ रहा है, क्लियर है? तब सर बाहर आ जाएगा, उसके बाद प्रतिभूति की अपेक्षा। हाँ, तब वो प्रतिभूति वाला समय जो है वो 6 माह 1 साल जितना भी कोर्ट ने आदेश किया है, उतनी अवधि का वो कार्यकाल उसकी सजा के अवसान के बाद शुरू होगा। भाई वो जेल में है तो जेल में तो फिर समाज से अलग है ही, वो वहाँ से समाज को क्या नुकसान पहुँचा रहा है वो, लेकिन वहाँ से आने के बाद उसे सदाचार की अपेक्षा की जाएगी कि भाई आप बाहर आके भी दोबारा शरारत मत कर देना। क्लियर है नु? और नंबर 2 कह रहा है, इन अदर केसेस सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर सफिशिएंट रीजन फिक्सेस ए लेटर डेट। और अन्य दशाओं कौन सी होती है? जिन दशाओं में वो व्यक्ति बाहर है, कहीं दंडादेश नहीं भुगत रहा है, कहीं कस्टडी में नहीं है, तो वैसी अवस्था में 119 का सब उपधारा 2 कह रही है कि फिर मजिस्ट्रेट फिक्स करेंगे डेट कि आपको इस तारीख से लेके और इतने समय तक मुचलका पाबंद रहना पड़ेगा, आपको जामीनान दाखिल करने पड़ेंगे, और इस अवधि के दौरान आप प्रशांति भंग नहीं करेंगे, है ना, आप कोई झगड़ा फसाद नहीं करेंगे, आप सदाचार से रहने के लिए अपने आप को पाबंद करेंगे। क्लियर है प्रवेश भाटी? प्रवेश फिरोज, क्लियर है भाई? जी सर। चलिए, यस सर। अब 120 कह रहा है कि कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड के कंटेंट्स क्या होंगे। ये कह रहा द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम टू कीप द पीस और टू बी ऑफ गुड बिहेवियर एज द केस में बी, एंड इन द लेटर केस द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट wherever it may be committed is breach of the bond। तो 120 कह रहा है कि बंदपत्र की अंतर वस्तुएं क्या हैं। बंदपत्र जो भरवाया जाएगा वो क्या कहेगा? तो कह रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंदपत्र उसे यथास्थिति परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा, और बाद की दशा में, यहाँ 2 दशाएं हैं ना, 120 में 2 बातें बता रहा है ना, क्या है? ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंदपत्र उसे यथास्थिति परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा। या आया है ना बीच में 2 चीज़ों के, और बाद की दशा में यानी कि सदाचारी रहने की दशा में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना, चाहे वह कहीं भी किया जाए, बंदपत्र का भंग है। अब वो कार्य आप कहाँ कर रहे हैं इस बात का कोई मायने नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि वो कृत्य आप उस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकारी में ही करें तभी आपका उल्लंघन माना जाएगा। वो कह रहा कहीं भी करें, तो वैसी अवस्था में आप बॉन्ड के
अतिक्रमण वो बॉन्ड का क्या क्या माना जाएगा? बंध पत्र का ब्रीच माना जाएगा। एनु क्लियर है? सर ये तब होगा ना अगर मतलब वो सजा में है उसके बाद का ये। नहीं भाई, उसको ये कि हाँ सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा। सदाचारी तो ये है कि सजा के बाद ही कहेंगे ना भाई सदाचार बनाए रखना, ठीक है जी भाई, परिशांति कायम रखना और सदाचारी बना रहना, ठीक। तो ये कह रहा कि बाद की दशा में, यानी कि सदाचारी बने रहने की दशा में यदि कारावास से कोई दंडनीय कोई अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, चाहे वह कहीं भी किया जाए, बंध पत्र का भंग माना जाएगा उसको। जी सरजीत शर्मा जी। सर नमस्ते। नमस्कार भाई, आप लोग क्लास में टाइम से क्यों नहीं आते हो जब आपको पता है सर कि बेटे की तबीयत खराब चल रही, छोटे वाले की बहुत ज्यादा, डॉक्टर के यहाँ से आया जी। अरे रे रे रे, क्या हो गया उसे भाई? सर बस वही बुखार चल रहा, 4-5 दिन हो गए, उतर रहा चढ़ रहा, उतर रहा चढ़ रहा। कोई नहीं, ध्यान टेस्ट वगैरह कराए थे। हाँ ध्यान रखो भाई, बच्चे का ध्यान रखो, आजकल ये ऐसे चल रहा है मौसम। तो हम सेक्शन 120 कंप्लीट कर चुके हैं शर्मा जी, और 121 सीआरपीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और 121 सीआरपीसी कह रहा है पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज़, ठीक है, यानी कि जो श्योरिटीज़ आप प्रस्तुत कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो वो मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के होने चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट उनसे संतुष्ट नहीं है तो 121 एम्पावर्ड करता है मजिस्ट्रेट को कि आपके द्वारा पेश किए गए किसी श्योरिटी को वो रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट करने का वो रीज़न लिखेगा, रीजनिंग बताएगा अपनी। ऐसा ही नहीं कि भाई आँख मीच के वो रिजेक्ट कर देगा। उसे यदि ऐसा लग रहा है कि भाई ये श्योरिटी आप दे रहे हो ये परफेक्ट नहीं है, बंदा ठीक नहीं है, तो देखते हैं 121 क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ मजिस्ट्रेट में refuse to accept any surety offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this chapter on the ground that such surety is an unfit person for the purposes of the bond। मजिस्ट्रेट 121 का जो पहला पैराग्राफ है, पहली उपधारा 1 है, वो कह रही है कि मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, ठीक है, या अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। समझ आया कुछ? इसका प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट बिफोर सो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग एनी सच श्योरिटी ही शैल ईदर हिमसेल्फ होल्ड एन इंक्वायरी ऑन ओथ इनटू द फिटनेस ऑफ द श्योरिटी और कॉज सच इंक्वायरी टू बी हेल्ड एंड अ रिपोर्ट टू बी मेड देयर ऑन बाय अ मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। ये कह रहा है परंतु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा। मतलब कि वो ब्लाइंडली रिफ्यूज नहीं करेगा, वो इस बारे में कोई जांच करेगा, या तो स्वयं करे या अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से करा ले, मतलब कि उस श्योरिटी की उपयुक्तता के विषय में कि वेदर ही इज फिट फॉर श्योरिटी और नॉट। क्लियर है फिरोज जी? जी सर। सबसेक्शन 2 कह रहा है 121 का सच मजिस्ट्रेट शेल बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी गिव रीजनेबल नोटिस। हाँ जी, हाँ जी। इसमें सर ये लिखा हुआ है कि या तो वो स्वयं शपथ पर जांच करेगा, तो सर वो इसमें एफिडेविट लेगा। फिर किससे? ये सर जो प्रोविजो है 121 में। हाँ 121 का प्रोविजो यही कह रहा है कि यदि उसे ऐसी कोई संदेह नज़र आता है कि भाई ये व्यक्ति फिट नहीं है, तो फिर वैसे व्यक्ति की वो जांच करेगा, या तो स्वयं करे और ओन ओथ करेगा, सामने वाले से किसी प्रकार का शपथ पत्र मांग सकता है, जी जी है ना।
ठीक है सर। भाई नॉर्मली वो कहेगा कि भाई मुझे ये डाउट लग रहा है, आप इसके बारे में एक एफिडेविट दीजिए। जैसे आप लोग देखते होंगे ना भाई, आप कोई श्योरिटी पेश करते हैं कई बार कोर्ट में, और पता लगा कि उसके कागज़ पे पहले से ही एक मोहर लगी हुई है, तो वैसी अवस्था में कोर्ट क्या कहती है आपसे कि वकील साहब ये तो पहले से ही जमानती है किसी मामले में, तो आप कहते हो कि सर ये तो मामला निपट चुका है, तो कहेंगे कि या तो इस पर रिपोर्ट लगवा के लाओ उस न्यायालय की जिससे निपटा है, या फिर इस आशय का आप शपथ पत्र दीजिए कि निपट चुका है। जी सर। सर कभी कभार ऐसा भी हो जाए कि आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए, खतौनी में कुछ और हो जाए। हाँ तो वैसी वो फिर वहाँ भी हाँ ये वो भी युक्तिता पे ही तो जांच हो रही है। जी 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 वहाँ पे तो उसकी फिटनेस ही जांच हो रही है कि भाई ये सही व्यक्ति है कि नहीं है। जी सर। ठीक है। हाँ, और सबसेक्शन 2 कह रहा है 121 का, सच मजिस्ट्रेट शैल बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी गिव रीजनेबल नोटिस टू द श्योरिटी एंड टू द पर्सन बाय whom the surety was offered, and shall in making the inquiry record the substance of the evidence adduced before him। ठीक है। तो नंबर 2 कह रहा है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने से पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को जिसने वह प्रतिभू पेश किया है उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा। समझ आ गया भाई? जो उसे संदेह लग रहा है जिस जमानती के विषय में, तो वो उसे जमानती को भी कह सकता है, और जो जमानती प्रस्तुत कर रहा है वो दोनों को ही कह सकता है भाई अपनी जमानती के विषय में मुझे ये संदेह है, आप इसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें। क्लियर है फिरोज? नंबर 3 कह रहा है, इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस सो एड्यूस्ड either before him or before a magistrate deputed under subsection 1 and the report of the such magistrate if any, that the surety is an unfit person for the purpose of the bond, he shall make an order refusing to accept or rejecting as the case may be such surety and recording his reasons for so doing, provided that before making an order rejecting any surety who has previously been accepted, the magistrate shall issue his summons or warrant as he thinks fit and cause the person for whom the surety is bound to appear or to be brought before him। तो नंबर 3 कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा 1 के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर, देखिए हम पीछे पढ़ के आए हैं कि या तो मजिस्ट्रेट स्वयं जांच कर सकता है इस बारे में, या अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से भी जांच करा सकता है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ यही बात कह रहा है उपधारा 3 कि यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा 1 के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर यदि कोई हो, ठीक है, रिपोर्ट तो तभी होगी ना जब प्रतिनियुक्त के द्वारा करा रहा है, और खुद ही कर रहा है तो उसे रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं कहीं से। ठीक है, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उस प्रतिभू को यथास्थिति स्वीकार करने से इनकार करने का या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा। ठीक है, परंतु किसी प्रतिभू को जो पहले स्वीकार किया जा चुका है, अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट जिसे वह ठीक समझे जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है अपने समक्ष हाजिर कराएगा या बुलाएगा। समझ आ गया भाई? यदि उसने पाया कि ये तो जो इसमें दिया गया था ये जमानती तो सही नहीं है, उसकी जमानत रिजेक्ट करने के बाद वो क्या प्रक्रिया अपनाएगा? फिर वो उस व्यक्ति को समन या वारंट से आहूत करेगा जिसने वो अपना बतौर जमानती प्रस्तुत किया था। कल्पना चौहान क्लियर है? 121 कंप्लीट? जी सर। नेक्स्ट सेक्शन 122 कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। अगर कोई व्यक्ति जिसे प्रतिभूति देने का आदेश कोर्ट के द्वारा किया गया है, कौन कौन सी धाराओं में प्रतिभूति देने का आदेश किया जाता है कल्पना चौहान?
106, 107 यही बताए। धारा 106 और धारा 117 में दिया जाता, ठीक है ना। तो 122 यही कह रहा है कि इफ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 117, देखिए पहली लाइन यही आई है इसकी, है ना, does not give such security on or before the date on which the period for which such security is to be given commences, he shall accept in the case next hereinafter mentioned be committed to prison, or if he is already in prison be detained in prison until such period expires, or until within such period he gives the security to the court or magistrate who made the order requiring it। 122 कह रहा है कि यदि व्यक्ति जिसे धारा 106 या धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व जिसको वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है प्रारंभ होती है नहीं देता है, तो वह इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा। क्या समझे भाई, आपको ये आदेश दिया मजिस्ट्रेट ने कि आप आने वाली 10/8/2023 से 6 माह के लिए पीबी दीजिए और प्रतिभूति दीजिए, और वो ऐसा या तो 10 अगस्त के पूर्व कर दे या 10 अगस्त तक कर दे तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर उसको कारागार में भेज दिया जाएगा 122 की उपधारा 1 के अनुसार। और इसमें आगे वर्णित कोई दशाएं जो हम आगे पढ़ेंगे वहाँ उसको छूट प्राप्त होगी, अगर वो दशा नहीं है तो उसको 122 के उपधारा 1 के खंड क में कारागार में भेज दिया जाएगा। और यदि वह पहले से ही कारागार में है, मान लीजिए किसी मैटर में कारागार में है, ठीक है, तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था। क्या समझ आया इन्नू? 122 की उपधारा 1 का खंड के क्या समझे आप? सर ये है कि जो उसको 106 और 117 में जो श्योरिटी देने का ऑर्डर दिया गया है, एक फिक्स डेट है, अगर उस डेट को वो नहीं देता है या उसके बाद नहीं देता है तो उसको ठीक उसी डेट के बाद उसको मतलब कारागार में भेज दिया जाएगा। और यदि वो ऑलरेडी कारागार में है, पहले से ही कारागार में है तो वो तब तक रखा जाएगा जब तक वो उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता। या तो टाइम पीरियड ना खत्म हो जाए या वो श्योरिटी दाखिल ना कर दे, श्योरिटी तब तक ना दे। हाँ भाई, दोनों ही अवस्था है ना। अगर वो उसको सद्बुद्धि आ गई और उसने कहा भाई मैं तो जेल में, मेरा जो किसी और मैटर में मैं जेल में था उसकी तो सज़ा समाप्त हो गई, अब मैं यहाँ केवल श्योरिटी ना देने की वजह से पड़ा हूँ, तो जिस दिन वो श्योरिटी दे देगा उस दिन उसको कारागार से बाहर कर दिया जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि श्योरिटी ना दिया जाए और श्योरिटी के एवज में मतलब उसका ये इम्प्रिजमेंट का टाइम ही बढ़ा दिया जाए। ना, क्योंकि उसे श्योरिटी देने का राइट है, वो केवल वो श्योरिटी ना देने की वजह से वहाँ पड़ा हुआ है, व्यतिक्रम कर रहा है वो, ठीक है ना। तो श्योरिटी देकर वो बाहर आ सकता है। अब इसका खंड खा कह रहा है कि इफ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड आ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर of a magistrate under section 117 is proved to the satisfaction of such magistrate or his successor in office to have committed breach of the bond, such magistrate or successor in office may, after recording the grounds of such proof, order that the person be arrested and detained in prison until the expiry of the period of the bond, and such order shall be without prejudice to any other punishment or forfeiture to which the said person may be liable in accordance with law। इसका पार्ट ख कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूओं सहित
या रहित निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात उसने क्या किया, बॉन्ड निष्पादित कर दिया, पीबी भी दे दिया और जमानती, यदि जमानती का आदेश है तो जमानती भी दे दिए। दोनों प्रकार के आदेश हो सकते हैं। केवल बंधपत्र मांग लिया जाए तो वहाँ तो जमानतियों से रहित है वो, और विद श्योरिटी माना जाए तो वो पीबी विद श्योरिटी है, पीबी विदाउट श्योरिटी एंड पीबी विद श्योरिटी। क्लियर है अनु? जी सर। और उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पश्चात उसके पद उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंद पत्र का भंग किया है। मान लीजिए आपने पीबी दे दिया, आपने श्योरिटी भी दे दिए, और पीबी और श्योरिटी देने के बाद आप पीबी का ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, भंग किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती ऐसे सबूत के आधार को लेखबद्ध करने के पश्चात आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंदपत्र की अवधि समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए, तथा ऐसे आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या समापरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो। क्या समझे भाई? आपने पीबी दे दिया, आपने श्योरिटी भी दे दिए। आप पीबी और श्योरिटी देने के बाद गड़बड़ कर रहे हो, आप पीबी की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हो, तब वो जो मजिस्ट्रेट है जिसने आपसे पीबी लिया था, जिसने जमानत दी थी आपको जमानती लेकर, और उसको ऐसी सूचना मिलती है कि सर वो आपने जो पीबी उससे लिया था अब वो उस पीबी का अनुपालन नहीं कर रहा है, पीबी को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसको गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाएगा। और वह कब तक कारागार में रहेगा? जब तक वो जो पीबी की अवधि उसकी थी, जब तक वो अवधि समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या समापरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो। अब वो क्या करेगा कि कारागार में तो डाल दिया, कारागार में डालने के साथ ही साथ उसने जो बंदपत्र भर के दिया था कि यदि मैं इस बंदपत्र का ब्रीच करूं तो मैं राज्य सरकार को इतने पैसे देने के लिए दायित्वाधीन रहूँगा, तो वो उस कारागार में जाने से उसकी वो दायित्वाधीनता समाप्त नहीं होती, उससे वो फॉरफिट भी कर लिया जाएगा और उसको जेल में भी डाला जाएगा। क्लियर है सरजीत शर्मा जी? इसका मतलब अगर वो ब्रीच ऑफ बॉन्ड करता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद भी उसे वो श्योरिटी देनी ही देनी है। हाँ, वो जिस चीज के लिए, जितनी धनराशि के लिए उसे पाबंद किया था, श्योरिटी नहीं देनी है नू, उससे वो पैसे रिकवर करा लिए जाएंगे। जी। जब्तीकरण, फॉरफीचर, समापरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि सर अब मुझे तो जेल में डाल ही दिया, अब मेरे से कैसा पैसा। तो 122 कौन सी धारा पढ़ रहे हैं? 122 का उपधारा 1 का खंड ख साफ कह रहा है कि जेल जाने मात्र से उसके खिलाफ जो फॉरफिट करने की प्रक्रिया रहेगी उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कल्पना चौहान, इज दैट क्लियर? जी सर। क्या क्लियर हुआ, जरा एक बार बता दीजिए। सर इसमें यही बताया कि जो बंद पत्र उससे लिया गया है उसके बाद भी अगर उसका पालन करता है, भंग करता है उसे, तो उसके पश्चात भंग करने की दशा में तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो उसमें बंद पत्र में उसने रकम दी है, मतलब बताया था कि इतनी रकम देनी है, तो मतलब उसके लिए सर उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके लिए वो दायित्वाधीन, हाँ, वो रकम उससे जेल भेजने के बावजूद भी वो रकम उससे रिकवर कर ली जाएगी। वो जेल जाने के बदले रकम से छूट प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्लियर है शर्मा जी? क्लियर है सर। हाँ परवेज भाटी जी, इज दैट क्लियर? परवेज भाटी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्लास में है कि नहीं है? जी चलिए अब इसका सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। ये कह रहा व्हेन सच पर्सन हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर
Such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the session judge, and the proceedings shall be laid as soon as conveniently may be before such court. और नंबर 2 कह रहा है कि जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्रवाई सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है, समझ आया कुछ? नंबर 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 समझ आया सरजीत शर्मा? जी सर, आगे सर। चलिए सर ये कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश देगा और वो नहीं देगा 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। सर हाँ, और सर वो प्रतिभूति नहीं देगा तो उसे निरुद्ध कर लिया जाएगा जब तक सेशन आदेश ना करे। हाँ, सेशन से कोई वो आदेश अपने छूटने, हाँ भाई कि उसको उसे सेशन में अपील करनी पड़ेगी। हाँ, सेशन में चैलेंज करेगा वो, और जब तक वहाँ से कोई आदेश ना ले आए तब तक वो निरुद्ध रहेगा। नंबर 3 कह रहा है सच कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग सच प्रोसीडिंग्स एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और एविडेंस which it thinks necessary, and after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, may pass such order on the case as it thinks fit, provided that the period, if any, for which any person is imprisoned for failure to give security shall not exceed 3 years. और कह रहा कि ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तला या साक्ष्य की जिसे वह आवश्यक समझे अपेक्षा करने के पश्चात और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे, परंतु वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की ना होगी। मैक्सिमम लिमिट है 3 वर्ष। और ये कह रहा है कि ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के, और ये ऐसा न्यायालय कौन सा न्यायालय है? सच कोर्ट, जो पिछली धारा में सेशन कोर्ट के विषय में चर्चा हुई है, ये शायद उसी के बारे में बात कर रहा है कि वो जो न्यायालय है जिसके समक्ष ऐसा मामला आया है। तो नंबर 3 कह रहा है कि ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तला या साक्ष्य की जिसे वह आवश्यक समझे अपेक्षा करने के पश्चात और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे। यानी कि भाई वो सुनवाई तो करेगा ना, मजिस्ट्रेट से फाइल भी तलब करेगा और कोई पूछताछ करनी होगी वो पूछताछ भी करेगा, जो व्यक्ति आया है उसे उचित अवसर भी देगा सुनवाई का। तो फिर वो न्यायालय जैसा आदेश चाहे वैसा आदेश कर सकता है, मतलब कि वो मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बहाल भी रख सकता है और उस मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त भी कर सकता है। और परंतु कह रहा है कि परंतु वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के लिए कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की ना होगी। तो यहाँ कम उसको अधिक से अधिक 3 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता है प्रतिभूति ना देने की अवस्था में। और नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ सिक्योरिटी हैज़ बीन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसीडिंग फ्रॉम 2 or more persons in respect of any one of whom the proceedings are referred to the session judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such persons who has been ordered to give security, and the provisions of subsection 2 and 3 shall in that event apply to the case of such other person also, except that the period, if any, for the which he may imprisonment shall not exceed the period for which he was ordered to give security.
नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक ही कार्रवाई में ऐसे 2 या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसा हो सकता है ना कि एक ही आदेश में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से भी प्रतिभू मांग लिया जाता है। आप देखते होंगे बंच में लोगों से 107-17 की कार्रवाई हो रही है एक ही ऑर्डर में, ठीक है। तब वो क्या कह रहा है, तो कह रहा कि प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है जिनमें से किसी एक के बारे में कार्रवाई सेशन न्यायालय की उपधारा 2 के अधीन निर्देशित की गई है। क्या समझे, उनमें से सारों में से कोई एक सेशन न्यायालय चला गया, ठीक है। तो वैसी अवस्था में तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी जिसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है मामला शामिल किया जाएगा। यानी कि उनको सारों को अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो साथ जाना चाहें तो चले जाएं, लेकिन यदि उनमें से एक भी चला गया तो वहाँ एक के लिए जो निर्देश आएगा वो सब के लिए माना जाएगा। और उपधारा 2 और 3 के उपबंध उस दशा में ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है उस अवधि से अधिक न होगी जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था। क्या समझे। नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति चला गया और एक व्यक्ति कोई ऑर्डर लेकर आ रहा है तो वो बाकी जो उसमें उसके सह अभियुक्त कह लीजिए या सह विपक्षी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनको वो सब पर बराबर रूप से लागू होगा। केवल एक बात लागू नहीं होगी और सब पे कि वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है उस अवधि से अधिक न होगी जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था। तो केवल अवधि के मामले को छोड़कर बाकी और सब बातें सेशन न्यायालय के द्वारा यदि एक व्यक्ति के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है तो बाकी सब व्यक्तियों पर लागू होगा। इज दैट क्लियर रेनू। सेक्शन 5 लास्ट वाला जो लाइन है ना वो क्लियर नहीं हुआ, ये विच ही मे बी imprisonment shall not exceed the period for which he was ordered to give security। ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाली लाइन ये कह रहा है, देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 शेल इन दैट इवेंट, जो उपधारा 2 और 3 की बातें हुई हैं वो सब पे लागू होंगी। जो उसमें 1, 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति हैं और उनमें से सेशन कोर्ट में कौन गया, एक व्यक्ति, तो उस एक व्यक्ति के विषय में जो 2 और 3 की बातें हैं वो तो सब पे लागू होगी। कहाँ लागू नहीं, क्या लागू नहीं होगा, इन दैट इवेंट अप्लाई टू द केस ऑफ सच अदर पर्सन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द पीरियड इफ एनी फॉर विच ही मे बी इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ फॉर विच ही वॉज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। तो कह रहा कि एक बात जो ये कही गई कि उसको उस अवधि से अधिक कारावासित नहीं रखा जाएगा जिस अवधि के लिए उसको क्या किया था, बॉन्ड भरने के लिए क्या किया था, आदेशित किया था, आदेश, हाँ, ऑर्डर दिया गया था। हाँ, और वो कह रहा है कि बाकी जो लोग हैं उसी के लिए ही होगा, हाँ, बाकी और लोगों के लिए नहीं होगा। हाँ, बाकी और लोगों के लिए नहीं होगा, बाकी और लोग उससे अधिक भी रखे जा सकते हैं यदि वो, ठीक है ना। केवल उसको उस चीज़ का लाभ केवल उसे मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। अगर वो सारे जाएं जॉइंटली तो सबको मिलेगा। इज दैट क्लियर। जी सर। नंबर 5 कह रहा कि ए सेशन जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग लेड बिफोर हिम अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 टू एन एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज एंड अपॉन सच ट्रांसफर such additional session judge or assistant session judge may exercise the powers of a session judge under this section in respect of such proceedings। 5 ने सीधा सीधा ये बताया कि जो सत्र न्यायाधीश है वो उसे स्वयं सुने या अपने किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से सुनवाए या किसी सहायक सत्र न्यायाधीश से सुनवाए, उसकी मर्जी है। और उसको वो सब पावर होंगी सुनवाई के दौरान जो सत्र न्यायाधीश को है। क्लियर है। 5 नंबर बिल्कुल सीधी बात बता रहा है। और नंबर 6 कह रहा है इफ़ द सिक्योरिटी इज टेंडर्ड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल ही शैल फोर्थविथ रेफर द मैटर टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट हु मेड द ऑर्डर एंड शैल अवेट द ऑर्डर्स ऑफ सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट।
और वो कह रहा कि यदि प्रतिभूति जेल के पार्षद अधिकारी को निवेदित की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश किया तत्कालिक निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और उसने जो प्रतिभूति है जेल के भारसाधक अधिकारी को निवेदित की जाती है, क्या समझे? इफ़ द सिक्योरिटी इज टेंडर्ड टू द ऑफिसर इन चार्ज, मतलब जिस जेल के अंदर जेल में बंदा बंद है उस जेल के अधीक्षक को कह रहा है कि सर मैं ये श्योरिटी है, मैं श्योरिटी देने को तैयार हूँ, तो वैसी अवस्था में वो जेल का जो भारसाधक अधिकारी है वो तत्काल वैसे कोर्ट को सूचित करेगा कि सर ये जो बंदा यहाँ बिना श्योरिटी के अंदर पड़ा हुआ है ये श्योरिटी देने को तैयार है और ये श्योरिटी है इसकी, तो श्योरिटी उस माध्यम से भी भेजी जा सकती है। और जैसे ही श्योरिटी वहाँ आएगी तो फिर वो न्यायालय के आदेश का, मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतज़ार करेगा। जैसे ही वो आदेश आएगा, आदेश कहे का आएगा, फिर उसको छोड़ने का आएगा कि भाई इसको जब इसने श्योरिटी दे दी है तो इसको छोड़ दिया जाए। और नंबर 7 कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर फेल्यूर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल। और नंबर 7 ये कहा है कि प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण जो कारावास होगा वो सादा प्रकृति का होगा। कारावास हमने कहाँ पढ़े हैं? कल्पना चौहान, आईपीसी की कौन सी धारा? हाँ, बताइए। धारा 53। सादा कारावास। हाँ, तो वो सादा कारावास। और 8 कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर फेल्यूर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर शैल where the proceedings have been taken under section 108 be simple, and where the proceedings have been taken under section 109 or section 110 be rigorous or simple as the court or magistrate in each case directs। और 8 नंबर कह रहा कि सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास जो होगा, जहाँ कार्रवाई धारा 108 के अधीन की गई है तो सादा होगी, और जहाँ कार्रवाई धारा 109 या धारा 110 के अधीन की गई है वहाँ जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्देश दे कठिन या सादा होगा। वैसी अवस्था में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वो सादा कारावास का आदेश दे या कठिन कारावास का आदेश दे, अगर मामला 109 और 110 के विषय में है। यदि कार्रवाई 108 के अधीन है तो वहाँ सादा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो 7 क्लॉज में है ये सिर्फ 106 के लिए है ना? अगर 106 वाले में श्योरिटी नहीं देता, सिर्फ उसके लिए सिंपल इम्प्रिजमेंट है ना? ना ना ना, प्रशांति कायम करने के लिए तो वहाँ तो सदाचार के लिए रखा जाता है ना उसको। 106 में तो आप सदाचारी बने रहेंगे, ठीक है ना। और प्रशांति कायम करने के लिए है कि जिससे झगड़े होने की उम्मीद है। जो 107-17 की कार्रवाई है प्रशांति वाली जी, ठीक है ना, तो उसमें जो 108 वाली अगर इतला है तो वहाँ तो सादा ही होगा, ठीक। और जो आगे 109 या 110 के अधीन है वहाँ कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, उस चाहे तो सादा दे, वो चाहे तो उसको रिग्रेस दे। अब 123 कह रहा पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। ये कह रहा कि वेन एवर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट in the case of an order passed by an executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case। ठीक है, समझे भाई? भाई यहाँ 117 के लिए तो क्या कहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसमें 117 में तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही आदेश करेगा ना, तो वैसी अवस्था में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है। और एनी अदर केस कौन से हैं? जहाँ जुडिशियल ऑफिसर कर रहा है और वो उसको सजा याफ्ता होने के बाद सदाचारी बनने का जो उससे वो मांग रहा है, क्या बॉन्ड मांग रहा है, तो वैसी अवस्था में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एनी अदर केस इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पर्सन इन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर मे बी रिलीज्ड विदाउट हैजार्ड टू द कम्युनिटी और टू एनी अदर पर्सन ही मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिस्चार्ज। तो ये कह रहा है धारा 123 की कि जब कभी धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में
जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तब वह ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सकता है। समझ आया 123 का पहला खंड क्या कह रहा है, उपधारा 1 क्या कह रही है इसकी? ये कह रहा है कि 117 की अवस्था में तो डीएम को पावर है, और उससे अन्य कौन सी बची? 106। उससे अन्य की अवस्था में सीजीएम को पावर है कि यदि वो बॉन्ड ना देने की वजह से कारावास में पड़ा हुआ है बंदा, और उनकी राय में ऐसा प्रतीत होता है उन्हें कि भाई इसको यदि छोड़ दिया जाता है तो समाज के लिए ये संकटकारी नहीं होगा। मान लीजिए उसका जो बिहेव है उस दौरान गुड बिहेव, आप देखते होंगे ना कि भाई जेल के अंदर बहुत बढ़िया बिहेव कर रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, बहुत बढ़िया इसका आचरण है, तो ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद वो उनको 117 की अवस्था में जिला मजिस्ट्रेट और 106 की अवस्था में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित करने का आदेश दे सकता है। और इसकी उपधारा 2 कह रही है कि वेन एवर एनी पर्सन हैज़ बीन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन और where the order was made by any other court, the district magistrate in the case of an order passed by executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case may make an order reducing the amount of the security or the number of sureties or the time for which security has been required। तो इसकी जो उपधारा 2 है वो कह रही है कि जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है, तब ऐसी अवस्था में वहां धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूतियों की संख्या को या उस समय को जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है कम करने के आदेश दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई? जी सर। भरत सर का कोई मैसेज है क्या भाई? सर उनका मैसेज है कि उनकी क्लास कुछ दिनों के लिए नहीं होगी, वो आउट ऑफ स्टेशन है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका जो 123 की कुछ बची हुई उपधाराएं हैं इनको आप सेल्फ देखिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और 124 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, अगर कहीं कुछ समझ ना आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछिए। दिस इज़ योर होमवर्क। और कल से हम अध्याय 9 को शुरू करेंगे सीआरपीसी के, ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। सर आप